कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 नीलकंठ, है ना? ये नीलकंठ जो है, ये कहानी है, एक संस्मरण है जो कि किसी जब कोई घटना घटती है के बारे में, है ना? तो ये कहानी है, इसमें नीलकंठ आप पढ़ेंगे कि किसका नाम है ना? एक नीलकंठ नाम का मोर है, एक मोर की कहानी है ना? मोर के ऊपर आधारित है ना? कि वो कैसा था, स्वभाव में कैसा था, है ना? और वो कितना सुंदर था, कैसे उसे लाया गया। ठीक है बच्चों? तो प्रस्तावना। पशु पक्षी भी हमारी तरह प्राणी हैं तथा प्रेम और घृणा को बखूबी समझते हैं। उनमें भी ईर्ष्या और शत्रुता के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। अब इसमें बताया है कि जो पशु पक्षी होते हैं ना, बस वो बोलते ही नहीं है, वरना होते तो हमारी तरह से ही हैं, प्राणी ही होते हैं। तो जब एक इंसान में घृणा का भाव होता है, प्यार होता है, द्वेष होता है, इसी प्रकार एक जो पशु पक्षी है, आप कोई सा भी ले लीजिए, उनमें भी ये सारे भाव होते हैं और ये उन्हें बखूबी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना? परिकल्पना। आपने नीलकंठ में कौन सी मानवीय संवेदनाएं देखी? हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि नीलकंठ नाम का जो मोर है ना? उसमें कौन कौन सी संवेदनाएं हैं? प्रेम है के लिए, है ना? और जो अपने छोटे हैं, है ना? उनके प्रति जो है एक सुरक्षा की भावना है कि किस तरह से उनकी रक्षा की जाए, है ना? अपनों के लिए किसी से लड़ जाने की भावना है। ठीक है बच्चों? उद्देश्य पशु पक्षियों के स्वभाव से परिचित कराना तथा उनके प्रति प्रेम भावना का रोपण करना। का उद्देश्य है कि पशु पक्षियों के जो स्वभाव होते हैं कि हमें जानकारी देना और हमें जो है इनके प्रति जो है प्रेम भावना रखनी चाहिए। ये तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पर छोड़कर मैं घर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा। अब क्या हुआ कि एक दिन जो है स्टेशन पर मेहमानों को, अतिथि मेहमान ना, छोड़कर जो है ये इसमें जो देवी जी है, लेखिका है, वो जो है जा रही थी। उन्होंने ड्राइवर को रुकने को कहा एक दुकान देख करके। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान में के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पहली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मोर के 2 बच्चे पकड़कर लाया है। अब क्या है, इन्होंने, लेखिका ने जो है उन्हें मोर के बच्चे लाने को कहा था। तो जो बड़े मियाँ चिड़िया वाले दुकान का नाम है ना, उस दुकान के निकट पहुंचते ही जो दुकान वाले होते हैं ना, वो उन्हें उनकी गाड़ी रुकवा देते हैं। ठीक है? और उन्हें बोलते हैं, सलाम गुरुजी। ठीक है? कि आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। चिड़ीमार कौन होता है? चिड़िया चिड़ीमार होते हैं जो जाल बिछाकर चिड़िया पकड़ लेते हैं ना, चिड़ियों को मार देते हैं, कर देते हैं। तो वो चिड़ीमार है जो कि चिड़िया पकड़ कर ले आए थे, है ना? एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजे से दवा बनती है, तो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालते हुए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे हमारा यह रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब क्या है, इस पे जो चिड़िया बेचने वाला था वो बोलता है कि 2 मोर है, एक मोर है एक मोरनी है। तो कुछ लोग आए थे उससे वो लेने के लिए, क्योंकि मोर के पंजे से क्या है, दवा बनती है और वो मार कर ही बनेगी। तो उसने कहा कि मैं इतना बड़ा पापी तो हूं नहीं, इंसान का ही दिल है, कैसे दे देता। तो उसने उन्हें ये कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए
निश्चित स्टेशन नहीं था। मतलब कि बहुत बोलते थे बड़े मियाँ, चिड़िया वाले थे, बहुत बोलते थे। सुनने वाला थककर जहां उन्हें रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, ये पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में की जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। अब क्या हुआ, वो इतना बोलते थे कि बोले जा रहे थे जब तक कि कोई उन्हें बीच में बात नहीं काटे। ठीक है ना? तो उसने वैसा ही किया, वो जानती थी। तो उसने पूछा कि कहाँ है मोर के बच्चे? तो उन्होंने हाथ का संकेत, है ना, हाथ से इशारा किया, अनुसरण यानी कि के पीछे, है ना, हम यूं कहते हैं वो देखो, तो हम हाथ के इशारे के पीछे देखते हैं। तो अनुसरण यानी कि पीछा करना, करते हुए उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी? एक छोटे से पिंजरे पर, है ना, तीतर के समान बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण, संकीर्ण यानी इतना छोटा था कि जो पक्षी शावक थे ना, पक्षी शावक यानी कि पक्षी के बच्चे, वो जाली में गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र के समान, जैसे चित्र बनता है एक फ्रेम के अंदर, वो इतने छोटे थे कि ऐसा लग रहा था एक फ्रेम के अंदर दो पक्षी के बच्चों का चित्र है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए किए हैं। बहुत कहा भाई, जरा सोच सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी रकम वैसे ही मांगने चला है? पर क्या मूंजी तो सुनने लगा। अब इसमें क्या है, तो जहां पे वो चिड़िया वाला था उसने उन्हें बताया कि इसके जो है 30 रुपए दिए हैं, है ना, मूंजी कंजूस, है ना। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी कीमत दी है मैंने, और उससे कहा कि भाई ये तो अभी पूरे मोर बने भी नहीं, कोई खासियत भी नहीं है, फिर भी वो लेके चला गया। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के मान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। अब क्या हुआ, उन्होंने उसको जो है कैसे, चिड़ीमार के नाम के 30 रुपए और बड़े मियाँ के नाम के 5 रुपए, यानी 35 रुपए दे करके उसको खरीद लिया। अब जैसे ही उन्होंने पिंजरा उठा के रखा, तो उन्हें तो लग रहा था एक चित्र सा है ना, चित्र सा लग रहा था वो, कि भाई दो पक्षी शावकों का चित्र है। लेकिन जैसे ही पिंजरा उठा के उन्होंने रखा, तो क्या हुआ, पक्षी जब क्योंकि कैद रहते हैं, फिर बाद में जैसे ही उन्हें हिलाते हैं ना तो वो फड़फड़ाते हैं। उन्हें लगा कि ऐसा हो गया था कि पिंजरा सजीव और उड़ने योग्य एकदम असलियत का हो गया था। घर पहुंचते ही सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषताएं आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर का दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। अब क्या हुआ, वो पढ़ने के कमरे में लेके चली गई, क्योंकि सब लोग चिढ़ा रहे थे कि तीतर है तीतर, है ना, तो एकदम चिढ़ जाते हैं। तो वो बोली कि तीतर है तो क्या है, मोर क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं, है ना, मोर में, ठीक है ना। अब वो उसे अपने कमरे में, तो उसने क्या किया, सत्तू की गोलियां बनाई उनके खाने के लिए, पानी रखा। वे दोनों कुहेदानी जैसे पिंजड़े में से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छुपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया।
है ना। अब वो क्या होता, कभी अलमारी के नीचे, कभी मेज के नीचे घुस जाते। आखिर में क्या किया उसने, जो रद्दी के कागजों की टोकरी थी ना, उसमें उन्होंने घर बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। अब क्या हुआ, वो जो बच्चे थे वो इधर उधर भागते रहते। अब क्या होता था कि दिन में तो इधर उधर छुपे रहते थे वो, है ना, और रात में निकल आते थे, है ना। आविर्भूत होना, अचानक के प्रकट हो जाना, अचानक से प्रकट हो जाते थे, है ना। फिर क्या होता था, जब वो आश्वस्त हो गए कि ये हमें मारेगी नहीं, क्योंकि देखिए पक्षियों को पता होता है ना। जैसे कि कहते हैं ना, हम एक बच्चे को पता होता है कि वो सुरक्षित हाथों में है या नहीं है ना। हमारे एक छठी इंद्री होती है जिससे हमें अपने आप पता लग जाता है कि किसके पास में हमें ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। जब उन दोनों बच्चों को, उन दोनों पक्षियों के बच्चों को ही पता लगा कि वो सुरक्षित हाथों में है, फिर वो क्या हुआ, छुपे, इधर उधर छुपते नहीं थे। वो क्या करते, कभी मेज पे, कभी कुर्सी पर, या कभी उसके सर पर अचानक से आके बैठ जाते थे। खिड़कियों में जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इस नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब के शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। अब क्या है, वो जो है खिड़कियों से तो बाहर नहीं जा सकते थे, जाली लगी थी, लेकिन क्या है, लेखिका को अपने दरवाजे बंद रखने पड़ते थे, क्योंकि उनके जो है चित्रा नाम की एक बिल्ली थी, ठीक है। तो अगर वो उन नवागंतुक, यानी कि नए मेहमान, अगर उन नए मेहमानों का उसे पता लग जाता, तो ये तो आप भी जानते हैं कि वो उनका क्या हाल कर सकती थी। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। के लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। अब क्या था कि जो वो बच्चे हैं, जब अगर बिल्ली, हमारा जो पुराना एक वो होता है, कोई भी हमने घर में पालतू कर रखा होता है, अगर वो देखता है कि कोई नया मेहमान आया है, तो थोड़ा सा उसे डर होता है कि उसका प्यार जो है वो बट जाएगा। अब वो जो बिल्ली है ना, उस वो अगर, वैसे तो वो बिल्ली चूहों को भी नहीं खाती थी, लेकिन इन दोनों को देखती और वो ये देखती कि उसकी जो मेज है उस पे उन्होंने सिंहासन बना रखा है, तो मतलब अभिमानिनी, अभिमान होता है ना इसमें, स्वाभिमान, परचारी बिल्ली के लिए असहाय होता। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, तो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब क्या हुआ, जब वो जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो वो चिड़िया खाना बना देते हैं, है ना। तो उसने क्या किया, उन्हें एक बड़े से जाली के, तो उसके घर में हम देखते हैं ना, कई घरों में होता है जाली के बड़े बड़े घर बने होते हैं, जिसमें चिड़िया वगैरह, खरगोश वगैरह ये इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही उसमें उन्होंने निवास स्थल बना दिया। दोनों नवागंतुकों से पहले दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कौतूहल मचाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। अब क्या है, जैसे ही उन दोनों को उसमें जाली घर में डाला, तो जब नई बहू आती है ना, नई दुल्हन आती है घर में, तो कैसा एक कौतूहल, जिज्ञासा होती है उसे देखने की, या उस, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही कौतूहल, मतलब जिज्ञासा जगा दी। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु गुटरगु की रागनी अलापने लगा। अब यहाँ पे कबूतर का क्या नाम है, लक्का कबूतर था, एक कबूतर का नाम था लक्का। तो वो चारों तरफ उनके घूमते घूमते गुटरगु गुटरगु करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर और उछल कूद मचाने लगे।
तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। अब वो बता रही है लेखिका कि उनके जो है एक जाली का घर बनवा रखा था उन्होंने पशु पक्षियों के लिए। अब जैसे ही उस मोर और मोरनी को उसमें रखा तो मानो भूचाल आ गया, क्योंकि एक नया मेहमान आया है। उनके यहाँ पे तो दो मेहमान आ गए, है ना, और दोनों नए, है ना, उनको देखने के लिए मतलब पशु पक्षियों में भी अजीब तरह के क्रियाकलाप होने लग गए, है ना। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे का कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनता है ना। इल्ली से तितली, जब तितली कैसे बनती है ना, इल्ली होती है पहले, है ना, फिर धीरे धीरे बढ़ती है उसमें, तो बिल्कुल वैसे ही था। मोर के सिर पर कलगी और सघन, है ना, सघन का अर्थ होता है घनी, ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ संयुति छलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा, हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, है ना। लंबी के उसके क्या हुआ कि चोंच मैनी हो गई, है ना, सिर पे कलगी आ गई, ठीक है, चमकीली वाली। उसकी गर्दन जो है ना, नीली और हरी गर्दन हो गई, है ना, जो कि धूप और छांव में, है ना, चमकती है। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछें लंबी हुई और उनमें पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे, है ना। देखिए ऐसे चांद चांद बने रहते हैं ना, ये चंद्रिकाएं हैं इंद्रधनुषी रंग की, है ना। रंग रहित पैरों को गर्विली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंच कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो कुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अब क्या है यहाँ पे देखिए, मोर की कितनी विशेषताएं बताई गई है, उसके सौंदर्य की एक व्याख्या की गई है कि उसके पैर, जब वो मतलब उसके पंख जो थे इंद्रधनुषी चांद बन गए थे, और किस तरह की क्रियाकलाप करता था, वो किस तरह से दाना चुगता था, किस तरह से देखता था, और शब्द जो सुनता था तो वो किस तरह, आपने देखा होगा ना, मोर जब सुनता है तो उनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो एकदम टेढ़ी गर्दन करके सुनता है ना। यहाँ पे मोर की सारी विशेषताएं बता दी है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों में श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि अपना अलग ही प्रभाव बना रहा था, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब देखिए ये पाठ का नाम है नीलकंठ, मोर का नाम रखा गया है पाठ का, है ना, नीलकंठ। तो मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। अब आप पूरा पढ़ेंगे कि नीलकंठ के बारे में। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर दिया। अब नीलकंठ की क्या विशेषता कि नीलकंठ जो है सेनापति बन गया और संरक्षक, जो अपने आसपास के पशु पक्षी थे जो साथ में रहते थे, उनका सेनापति वह बन गया और संरक्षक उनका रक्षा करने वाला बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र करके उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चुंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़े। चुंच प्रहार होता है चोंच से प्रहार करना, है ना। तो उसने देखा कि वो क्या करता था, खरगोश और कबूतर को लेकर चल देता था, सभी को लेकर के जहाँ दाना डलता था वहां पे, और अगर कोई शैतानी करता है या कुछ भी गड़बड़ करता है तो वो क्या करता था, चोंच मार करके सजा देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आत्र क्रंदन
आंत क्रंदन होता है, एकदम अंदर से रो नहीं देना, आंत्र क्रंदन न करने लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता। कर्ण भेद यानी कान कान छेदना, है ना, कान छेदना होता है, कर्ण भेद संस्कार हो जाता। वो क्या करता था, खरगोश के छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्हें अपनी चोंच से अधर में उठा लेता था, जब तक कि वो एकदम अंदर से रो नहीं देते थे ना। तो क्योंकि मोर की जो चोंच है वो पहनी थी, तो वो जब भी खरगोश के बच्चों को उठाता तो उनके कान बिंद जाते थे। कर्ण भेद संस्कार होता है कान बीनना। पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। अब क्या है, सेनापति और संरक्षक तो वो था ही, लेकिन उसके पास प्रेम बहुत था। क्या था, एक और उसकी विशेषता थी, प्रेम बहुत था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उस लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुआवल का खेल खेलते रहते। ये होता है ना पन छुपाई, है ना। तो वो क्या करते थे बच्चे, उन्हें वो दंड देता था, है ना, उन्हें वो क्रोध ना आए, है ना। तो वो क्या करते थे, उसे क्रोधित होने का अवसर ही नहीं देते थे। और फिर वो बच्चे कैसे खेलते थे, वो अपने पंख फैलाकर और पूंछ फैलाकर बैठ जाता था मिट्टी में, तो वो उसके उन पंख और पूंछ के अंदर अंदर छुपन छुपाई खेलते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर गए, केवल एक खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चीख पर भी इतना तीव्र निकल नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर में सो रहा था। ठीक है, चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेट कर सर से एक झटके में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा, सांप के फन में सोच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उस जाली में जो है सांप आ गया, सब इधर उधर भाग गए, लेकिन खरगोश का एक बच्चा रह गया जिसको कि उस सांप ने पकड़ लिया पीछे से। अब क्या है, बेचारे पकड़ इतनी तेज थी कि उस बच्चे के मुंह से जो चीज फड़ निकलता है ना, वो भी अच्छी तरह से नहीं निकल रहे थे। लेकिन जो मोर है ना, वो इतना तीव्र था सुनने में कि उस हल्की सी मंद आवाज को भी उसने सुन लिया और वो फटाफट वहां पे आ गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। निश्चेष्ट होता है, कोई चेतना नहीं होती ना, एकदम अधमरा सा। तो उसने क्या किया, सांप के फन को पहले पंजों से दबाया और फिर चोंच से, क्योंकि उसकी चोंच बहुत पैनी थी, उसने चोंच से उसे मारना शुरू कर दिया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की ना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता होता है गर्मी। अब क्या किया, राधा ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि उसको पता था नीलकंठ उसे मार देगा। लेकिन उसने क्या किया, अपने स्वर में है ना बहुत तेज तेज केका करने लग गई, आवाज करने लग गई। तो क्या हुआ, सबको एक होती है ना, इनकी आवाज में भी क्या होता है जानवरों की, कि कब वो संकट में है इसकी आवाज अलग निकलती है, तब कब वो खुश है इसकी आवाज अलग निकलती है। तो संकट के समय की जो आवाज है, केका है, वो करने लगी। उस केका को सुनकर माली पहुंचा, फिर और बाकी सब लोग पहुंचे, है ना। तो वहां जाके देखते हैं तो नीलकंठ ने जो क्या किया था, सांप के दो टुकड़े कर दिए थे, है ना। और वो जो खरगोश बच्चे के पास गया और रात भर उसे जो है अपने पंखों की गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का स्वरूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय जो थे
है ना, उनका जो वाहन है, भगवान कार्तिकेय है, उनका जो वाहन है वो मोर है। तो इस पूरे दृश्य को देखकर ये समझ में आ गया कि एक जो मोर है वो किस तरह से एक बार उग्र हो जाता है और किस तरह उसमें प्रेम आ जाता है ना। तो ये दृश्य देखकर वो समझ गए, मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, तक मात्र नहीं, इसी कारण से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, का जीवन ही क्रूर कर्म है ना। मोर क्या है, बाज और चील जो होते हैं केवल मारते ही मारते हैं, मारते ही मारते हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव होता है। लेकिन मोर जो है एक कला प्रिय पक्षी है ना, वो हिंसक तो है थोड़ा सा, लेकिन उसमें प्रेम भाव है ना, वो भी है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के से जैसे पंखों को मंडलाकर मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उसके नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। अब क्या हुआ कि नीलकंठ की विशेषता है कि मानवीयकरण भी आ चुका था उसमें, है ना, मनुष्य के जैसे प्रेम भाव के गुण भी आ गए थे। अब जब बादल गरजते थे, है ना, इंद्रधनुषी, तो वो क्या करता था कि अपने इंद्रधनुषी जो उसके पंख थे उन्हें फैलाकर, है ना, फैला करके नाचने लग जाता था। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम में सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उस गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंखों को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। अब क्या था, राधा और नीलकंठ दोनों साथ में थे, है ना। तो राधा जो है वो नाच नहीं सकती थी, लेकिन जब वो नृत्य मग्न यानी कि नृत्य में मग्न डूबे हुए नीलकंठ को देखती तो प्रेम भाव से क्या करती थी, दाहिने ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती, फिर बाईं ओर के पंख को छूती हुई दाईं ओर निकल जाती। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में ही एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने घोड़े से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, है ना। मतलब उसने देखा कि जब लेखिका उसके जालीघर के पास आई तो वो अपने झूले से उतरा और अपने पंखों को गोल करके फैलाकर उसके सामने एकदम नृत्य की भंगिमा, मतलब नृत्य के भाव से, है ना, वो खड़ा हो गया। तब से वह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझ के विस्मयाभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि उपाधि दे डाली थी। उसे क्या कहते थे, जब वो ऐसा करता था तो उसके घर पे कई देसी विदेशी जो है वो मेहमान आया करते थे, वो लोग भी उसे ऐसे ही देखा करते थे। वो अपना पर फैलाकर, वो रोज का काम हो गया था उसका, पर फैलाकर खड़ा हो जाता। तो जो कई विदेशी महिलाएं थी उन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर खड़े रखे हुए चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी आ जाती थी। उसकी चोंच बहुत पैनी थी। जिस पैनी चोट से उसने उस सांप को मार दिया था, वो क्या करता था, उसकी हथेली पर जो दाने रखे रहते थे ना, उसको बड़े हौले हौले से आराम से खाता था। और विस्मय भी होता था, विस्मय यानी कि आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजीरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अब क्या है, जब वसंत ऋतु आती थी ना,
इतना सुहावना मौसम सब सब हो जाता था, क्योंकि मोर को जो है ना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या करता था, जाली के घर में नहीं रहता था, वो इतना ज्यादा अंदर परेशान हो जाता था तो उसे बाहर निकालना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में अपनी सजल आहट पा लेते थे। अब जो राधा और नीलकंठ क्योंकि मोर थे, उनकी क्या थी सबसे प्यारी जो ऋतु, वो वर्षा ऋतु थी। तो जब बादल उमड़ के आते थे ना, तो क्या होता था, हवा के साथ में ही कि बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, हवा के साथ में ही वो उसकी आहट पहचान लेते थे। और तब उन मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो तो के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। अब क्या हुआ कि जब बूंदे गिरने वाली होती थी ना, तो वो उनकी जो केका थी, उनके बोलने का स्वर जो था केका, वो एकदम धीरे धीरे से तेज होता 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 वो बहुत तेज हो जाता था कि वो उनके स्वागत में, बूंदों के स्वागत में तो जो थे ना, एक उन्हें पीने के लिए है ना सोपान पंक्ति बना देते थे। मेघ के गर्जन की ताल पर ही के तन में नृत्य का आरंभ होता होता है, और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की सिर रिमझिमाहट इतनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। वेग यानी कि गति, वो उतनी तेज, जितनी अधिक गरजते बादल, जितनी तेज बारिश होती, चमचमाती बिजली, है ना, तो वो उतनी तेजी से, उतने ही वेग से, है ना, ज्यादा नृत्य करता था, उतने ही वेग से नृत्य करता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं बाएं पर बायां पंख फैलाकर सूखा था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, है ना, लेकिन समय जो है वो चलता रहा, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो जो रागिनी थी ना, एक स्वर लहरी छिड़ रही थी, वो बेमेल हो गई। वो कैसे हो गई, वो अब उसकी कहानी बता रहे हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब उस चिड़िया बेचने वाले ने उसे फिर रोक लिया। एक बार किसी पिंजरे की ओर नहीं दे इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपना ध्यान केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी कि मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां कर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। अब क्या हुआ, एक दिन वो जो है किसी काम से निकली, तो वो चिड़िया बेचने वाला जो था वो पहले ही देख लिया उसने, तो उसने गाड़ी रुकवा ली। अब उसने मन में सोचा कि मैं कोई सा पक्षी नहीं देखूंगी, है ना, तो वो केवल बड़े मियाँ को ही देखने लगी। लेकिन उसकी नजर जो है एक मोरनी पर पड़ी, वो बिल्कुल राधा की तरह से लग रही थी, छोटी सी। लेकिन क्या था, उसके जो है पैरों की जो पंजों की उंगलियां है ना, वो टूट चुकी थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। अब क्या हुआ, जब बड़े मियाँ ने कहा कि देखो चिड़ी मार कैसा क्या ले आया है ना, बेचारी कितनी घायल स्थिति कर दी इसकी, और उसको वापस दे देता। आप आ गई, लेकिन घायल को कैसे ले जाने दूं। ठीक है, इस बात का ये निष्कर्ष निकला कि 7 रुपए में वो उसको खरीद के ले आई घर। जब वो राधा और नीलकंठ को लाई थी, तब भी उनका कमरा एक, उनके लिए एक खेलने का मैदान,
है ना, ये बना था। अब की बार जो है उनका कमरा अस्पताल बना। पंजों को मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, पर वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुसार वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसका साथ वह उसका साथ चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह नीलकंठ के समीप किसी को आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छुपाए बैठी हुई रहती थी। अब क्या हुआ, जो उसने लेखिका को लगा राधा जैसी है ना। अब यहाँ पे देखिए पक्षियों के भी स्वभाव को दिखाया है। राधा एकदम विनम्र प्रेम स्वभाव की, और जो नए मोरनी आई है ना, कुब्जा नाम की, है ना, तो वो स्वभाव में कैसी थी, वो एकदम ईर्ष्यालु स्वभाव में। वो क्या करती थी, राधा को उसके पास नहीं आने देती थी, है ना, उसके मन में ईर्ष्या थी राधा के लिए, द्वेष भाव था। तो वो जो है नीलकंठ को किसी के पास नहीं जाने देती और किसी को नीलकंठ के पास नहीं जाने देती थी। अब क्या हुआ, इसी दौरान जो है राधा ने 2 अंडे दिए, है ना। अब वो उन्हें अंडों को अपने पंख में फैलाए होकर बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब क्या हुआ, क्योंकि वो ईर्ष्यालु थी, है ना, गुस्सेल और ईर्ष्यालु थी, है ना, घृणा करती थी वो। उसने क्या किया, जैसे ही उसे पता लगा कि राधा ने अंडे दिए हैं, तो उन्हें उसने क्या किया, अपने पैरों से उसे कुचल दिया, है ना, अंडों को। इस कलह कोलाहल से और से भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब नीलकंठ और राधा जो है साथ साथ रहते थे, दोनों में प्रेम था। अब क्या हुआ, कुब्जा आई, वो चोंच मार मार के भगा देती थी, तो बेचारा वो जो है नीलकंठ उससे दूर भागता था। अब जब ये सब कुछ कलह कोलाहल, है ना, चल रहा था, तो नीलकंठ जो है वो एकदम प्रसन्नता उसकी चली गई, है ना, अप्रसन्न रहने लगा वो। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। अब क्या हुआ, वो इतना बेचारा जो है इतना दुखी हो गया था, इतना डर गया था, वो क्या किया कि कई बार भाग गया, और एक बार तो आम की जो शाखाएं टहनियां होती है ना, उनमें छुपकर बैठ गया। तब लेखिका ने बड़े प्यार से पुचकार के उसे वहां से निकाला। एक बार मेरी खिड़की के पेड़ पर छिपा रहा। मेरे देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। उसकी अनुभवहीनता के कारण कि मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबके मेल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि एक नया जो है मेहमान आया था, उसने सोचा कि जो कि सब वो अप्रसन्न हो गया था, थोड़ा कोई नया आ जाता है ना तो इधर उधर हो जाता है। उसका व्यवहार इतना घृणित था, इतना क्रोध रहता था, द्वेष रहता था। लेकिन लेखिका ये सोच रही थी कि क्या पता थोड़े समय में सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कि एक दूसरे को जान जाएंगे। अंत में 3-4 मास के उपरांत उपरांत यानी बाद में एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुचकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का कोई उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के इस तबक जैसे शरीर पर किसी चोट के चिन्ह मिले। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया,
तब उसके पंखों की चंद्रिका से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। अब क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, जब वो उसे पुचकारती हैं, वो देखती हैं कि नीलकंठ वैसे ही बैठा है, लेकिन पुचकारने जाती है तो वो कोई जवाब नहीं देता। तब पता लगता है कि नीलकंठ मर चुका है। अब वो नीलकंठ को क्या करती हैं, उसे ना तो कोई बीमारी थी, ना कहीं चोट के निशान थे, तो वो नीलकंठ को, क्योंकि वो मर चुका था, उसे एक शॉल में लपेटकर गंगा जी में प्रभावित करने जाती है। जब वो बहाती हैं, है ना, तो उसके पर एकदम खुल जाते हैं, एक बड़ा सा मोर का प्रतिबिंब जो है वहां बन जाता है। नीलकंठ के मरने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव में से द्वार पर दृष्टि लगाए रखती। अब क्या है, क्योंकि नीलकंठ कई बार वहां से भाग गया था लेकिन आ भी जाता था, तो क्या था, राधा जो थी उसकी प्रतीक्षा में ही दरवाजे की तरफ देखती रहती थी कि शायद अब वो वापस आ जाएगा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब क्योंकि कुब्जा भी नीलकंठ से प्रेम करने लग गई थी, राधा तो थी, राधा तो प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कुब्जा ने क्या है, पूरा आतंक मचा दिया। वो खोजबीन करती रही, ढूंढने लगी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आराम से उतर रही थी कि कजली, है ना, अल्सेशियन कुतिया, अल्सेशियन ब्रीड के जो कुत्ता होता है, तो उसका नाम था कजली। तो वो कुतिया थी एक, तो वो जो है उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम स्वरूप कजली के दो दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। अब क्या है, जो राधा थी वो तो द्वार पर आंखें गड़ाए बैठी रहती थी कि अब आएगा, अब आएगा, कई बार चला गया था। और जो कुब्जा थी वो इधर उधर खोजबीन में लग गई उसकी। वो कभी पेड़ पे चढ़ जाती, कभी आम के पेड़ पर, कभी कोई दूसरे पेड़ पर, है ना। तो इस दौरान क्या हुआ, एक कुतिया थी जो जिसका नाम था कजली, वो उसके सामने पड़ गई। अब क्योंकि कुब्जा जो थी वो अपनी चोंच से मारती रहती थी सबको, उसने गलती यहाँ ये कर दी कि उसने उस कुतिया को भी चोंच से मारा, लेकिन वो कोई पक्षी थोड़ी ना था, कुतिया थी वो तो। उसका परिणाम ये हुआ कि उस कुतिया के जो दांत हैं, दो दांत, वो उसकी गर्दन में लगे और वो मर गई। परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही केली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती है। मेघाच्छन्न होता है बादल से ढका। अब यहाँ पे लेखिका कह रही है कि उन्होंने जो है इन तीन पक्षियों, है ना, इन तीन पक्षियों ने उसे क्या दिया है, एक प्रकृति का ज्ञान दिया है ना। राधा जो क्या करती है, अभी भी प्रतीक्षा में ही है। राधा अभी भी प्रतीक्षा में ही है। जब भी जो आकाश है वो बादलों से ढकते हैं, तो वो कभी ऊंचे झूले पर चली जाती है, तो कभी अशोक की डाल पर, और वहां जाके केका, जो उनका स्वर होता है, केका करती है, और बहुत जोर जोर से वो केका करती है प्रतीक्षा में, नीलकंठ की प्रतीक्षा में। वो आज भी नीलकंठ को पुकार रही है। ठीक है बच्चों, ये लिखा है महादेवी वर्मा, इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इन्होंने क्या है, इसमें पक्षियों के अंदर जो मानवीय गुण होते हैं या अवगुण होते हैं उन्हें बताया है कि किस प्रकार एक पक्षी जो है दूसरे के लिए प्रेम भाव, है ना, संरक्षक का भाव रखता है ना, किस तरह वो बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है अपने साथी को। तो वो भाव, है ना। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया है कि किस तरह से किसी में इतनी घृणा, द्वेष भरा होता है ना, कि वो दूसरे पक्षियों को या पशुओं को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता अपने आसपास। तो बिल्कुल वैसा ही मानवीय मनुष्यों में भी होता है, वो भी स्वभाव में ऐसे ही होता है। कुछ जो होते हैं सरल स्वभाव के होते हैं, दूसरों के लिए अपना प्रेम भाव रखते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एकदम घमंडी, एकदम द्वेष भरे, दूसरों पे गुस्सा ही आता रहता है, वो पसंद नहीं कर सकते, उन्हें अकेला रहना ही पसंद होता है।
वैसे भाव के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। आदेश, आज्ञा, अनुसरण, पीछे पीछे चलना, संकीर्ण, तंग, नवागंतुक, नया अतिथि, मर्जारी, बिल्ली, कौतूहल, जिज्ञासा, सघन, घना, दयुति, चमक, अंतरक्रंदन, दर्द से भरा, रोना, सौंदर्य, खूबसूरत, श्याम श्वेत, काला सफेद, कर्णभेद, कान छेदना, निश्चेत, बिना प्रयास के, उष्णता, गर्मी, मयूर, मोर, मेघ, बादल, नृत्य मगन, नाच में लीन, सुनहली, सुनहरी, सजल, अश्रु पूर्ण, वेग, गति, शाखा, टहनी, उपरांत, बाद, प्रतीक्षा, इंतजार, मेघाच्छन्न, बादल से ढका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है इसके शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है, उसके शब्द यहाँ दे रखे हैं, हमें जो सही वाला है वो खाली स्थान में भरना है। पहला है, मोर के खाली स्थान से दवा बनती है। तो मोर के किससे दवा बनती है? पंजों से। ये रहा। अब दूसरा है, मोर में क्या खाली स्थान के पर लगे हैं? तो मोर में क्या काहे के पर? सुरखाब। खाब के। अब तीसरा है, केवल एक शिशु खरगोश खाली स्थान की पकड़ में आ गया। किसकी पकड़ में आ गया? सांप की। अब चौथा है, खाली स्थान कला प्रिय वीर पक्षी है। कौन है? मयूर। पांचवा है, वास्तव में खाली स्थान मर गया था। कौन मर गया था? नीलकंठ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये खाली स्थान पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, लेखिका की बिल्ली का क्या नाम था? चित्रा, कुब्जा, निशा या राधा? तो लेखिका की बिल्ली का क्या नाम था? चित्रा। दूसरा है, नीलकंठ की सहचारिणी थी कुब्जा, चित्रा, राधा या श्यामा? तो नीलकंठ के साथ में कौन रहती थी? राधा। अब तीसरा है, लक्का किसका नाम था? बिलाव, तोता, मोर या कबूतर? तो कौन था लक्का जो कि गुटर गु कर रहा था चारों तरफ? कबूतर। चौथा है, नीलकंठ तथा राधा की प्रिय ऋतु कौन सी थी? बसंत, वर्षा, ग्रीष्म या शीत? तो उन्हें क्या पसंद थी? वर्षा ऋतु। पांचवा है, लेखिका ने नीलकंठ का मृत शरीर किस नदी में प्रभावित किया? गंगा, यमुना, सरयू या सिंधु? तो कहाँ लेके गई थी वो उसे? गंगा। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने जो इस पाठ से के उद्देश्य देखे है ना, कि हमें जो है पशु पक्षियों के स्वभाव को समझना चाहिए और पशु पक्षियों के लिए हमें मानवीय भाव रखने चाहिए, है ना। उनकी सहायता करनी चाहिए, कोई घायल है तो उसका इलाज कराना चाहिए, ये करना चाहिए, दाना डालना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पाठ हमारा पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।